सभी बहनों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एक बहुत जरूरी मुद्दे पर है। सरकार से जुड़ी हुई एक योजना है, उसके ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसको किया है। तो जैसा कि इसके पहले भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें मैंने एक योजना का जिक्र किया था यूपीएससी, उससे से रिलेटेड एक और योजना का जिक्र है। तो अगेन कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसके बैकग्राउंड पे बोलूंगा, उसके बाद इस योजना का जिक्र, उस योजना के बारे में जरा सा बात करूंगा। फिर हमें विपक्ष को कहां पर ऑब्जेक्शन है सरकार की इस योजना पर, उस पर बात करेंगे, कुछ सुझाव है उसको देंगे। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस है तो हम उसको लेंगे। तो साथियों, अगर भारतीय संविधान को हम देखेंगे तो संविधान का पूरा क्रक्स, पूरी की पूरी जो कहानी है वो उसके प्रस्तावना में लिखी हुई है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अगर आप प्रियम्बल देखेंगे तो संविधान बनाने का उद्देश्य प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जो कहता है कि संविधान या फिर इस भारत का जो उद्देश्य है वो है पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, यानी 3 तरह के न्याय की बात करता है। और हमारा संविधान ये कहता है कि जब तक ये तीनों न्याय पूरा नहीं होता है तब तक जो है संविधान का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आर्टिकल 14 हमने दे दिया। आर्टिकल 14 हमने कहा कि समाज, संविधान कहता है कि आप सब इक्वल है कानून की नजर में, लेकिन समाज कहता है कि यहाँ पर जातियों का भेदभाव है, अमीर गरीबी का भेदभाव है। तो ये जो है समाज जो है कहता है इनइक्वालिटी और संविधान कह रहा है कि इक्वालिटी है। तो इसीलिए सामाजिक न्याय भी बहुत जरूरी है राजनीतिक न्याय के साथ साथ। लेकिन एक व्यक्ति जो कि भूखा है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, अगर आप उसको संविधान के आर्टिकल्स बताएंगे तो अगेन वो कहेगा कि मेरे लिए सबसे पहले 2 वक्त की रोटी है, इसके बाद आर्टिकल 14 या कोई भी संविधान का आर्टिकल मेरे लिए है। और इसलिए इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है। सरकार तरह तरह तरीके से इस तीनों को देने की कोशिश करती है, कभी नौकरी के जरिए, कभी शिक्षा के जरिए, कभी सड़क के जरिए, कभी दवाई के जरिए। और इसमें शिक्षा एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि तीनों न्याय देता है, तीनों जस्टिस की बात करता है। एक बच्चा अगर पढ़ाई कर लेता है तो पढ़ने के बाद उसको अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाता है, यानी कि उसको पॉलिटिकल जस्टिस मिल जाता है। वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर सकता है, उसको जो है सामाजिक न्याय भी मिल जाता है। और शिक्षा के दम पर वो नौकरी पा लेता है, यानी कि उसको जो है आर्थिक न्याय भी जो वहां से मिल जाता है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए, उदाहरण के लिए हमारे सबसे बड़े विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो किताब है राष्ट्र चिंतन, उसमें वो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो माँ के समान है, क्योंकि शिक्षा वैसी चीज है जो सबसे पहले इंसान को समाज के साथ जोड़ता है, उसको समाज के बारे में बताता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सर्व, सबको शिक्षा मिले। और इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने भी उस चीज को आगे बढ़ाया है। लेकिन झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा पूरी तरह से पब्लिक डिबेट, पब्लिक स्फीयर से बाहर चला गया है। और इस बजट में भी कहीं पर भी खास शिक्षा की बात नहीं हुई है। लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बस मैं आपको याद दिला दूं, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां मैंने कहा था कि झारखंड सरकार ने एक टेंडर निकाला है यूपीएससी के लिए, और उस टेंडर को फंदे बस्ते में डाल दिया। 350 करोड़ की वो योजना थी। हमने 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 15 फरवरी को। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी रही। उसके ठीक अगले हफ्ते सरकार जो है हरकत में आई, और हमारे यूपीएससी वाले, कोचिंग वाले को चैलेंज करने के बाद में सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला है 25 फरवरी को, यानी आज से लगभग 2 हफ्ते पहले। ये नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है, जो सरकार ने निकाला हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में। और सरकार ने एक क्लेम किया कि हम इससे यूपीएससी की कोचिंग देंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ी देर में साबित करूंगा कि ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है ये धोखा, और इससे बड़ा क्रूर मजाक जो है छात्रों के साथ कुछ नहीं हो सकता है। मैं पहले क्या इसमें है उसको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद जो हमारे ऑब्जेक्शन है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, सरकार का जो नोटिफिकेशन है ये डिपार्टमेंट ने निकाला है। जिस डिपार्टमेंट में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा विभाग, जिसको हम आम शब्दों में कल्याण विभाग कहते हैं, कल्याण विभाग ने 25/2 को इसको निकाला है। इसमें ये जो मेरे सामने है ये इंटरनल कम्युनिकेशन है, यहाँ के जो वेलफेयर कमिश्नर है और सेक्रेटरी के बीच का इंटरनल कम्युनिकेशन है। इसका जो विषय है, विषय बस मैं पढ़ता हूं। मिशन यूपीएससी के अंतर्गत यूपीएससी की अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करने के संबंध में, यानी कुल मिलाकर के जो शेड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं, आदिवासी जो छात्र हैं, उनके लिए सरकार ने कहा कि हम आपको जो है यूपीएससी के लिए देंगे। ये बहुत रिसेंट बात है, बजट से 1-2 दिन पहले की ये का नोटिफिकेशन है। मैं बस इसको पढ़ूं
कि उसमें उद्देश्य में सरकार क्या लिखती है, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाएगा। सरकार ने कहा है उद्देश्य इसका है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए नई दिल्ली में गुणवत्तापूर्ण कोचिंग हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, ताकि वो इन परीक्षाओं में अन्य अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। यानी ये स्कीम किसको मिलनी है? शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों को मिलनी है। कहां के लिए मिलनी है? नई दिल्ली में वो कोचिंग करने जाएंगे, इसके लिए सरकार पैसा देगी। ठीक है, नई दिल्ली का यहां पर जिक्र है। अच्छा, इसमें कौन से एग्जाम की तैयारी करने की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। क्लियर है, ये किसी और दूसरे एग्जाम के लिए नहीं। जो बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तैयारी करने वाला यूपीएससी था, उसके तरफ एग्जाम तैयारी कर लिया। ये इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? इसमें भी इसका जिक्र है। सबसे पहले तो झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए। नंबर 2, झारखंड से ही वो अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। ठीक है, उसका मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम एज जो 36 होना चाहिए। ठीक है, उसका कट ऑफ डेट जो डेट ऑफ बर्थ का है वो 1 अगस्त होना चाहिए। ये यूपीएससी के नोटिफिकेशन से लिया गया है, क्योंकि यूपीएससी का जब भी एग्जाम होता है तो डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त से निकला जाता है। उसके बाद आवेदक जो ग्रेजुएट होना चाहिए, और वो किसी सरकारी अगर सेवा में है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और इस योजना का लाभ एक बार ही साल में लिया जा सकता है। यहां तक ठीक है। अब यहां पर योजना के तहत क्या मिलेगा? वित्तीय व्यवस्था, मैं इसको जस्ट पढ़ दूं। कोचिंग हेतु चयनित आवेदक द्वारा चयनित संस्थान की कोर्स प्रोग्राम की वास्तविक फीस के जातोपरांत 80,000 रुपए की राशि का भुगतान आदिवासी कल्याण आयुक्त द्वारा आवेदक को आधार इनेबल्ड डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा। भुगतान पहले 30,000 रुपए का होगा और उसके बाद भुगतान जो है 50,000 रुपए के लिए होगा। यानी कि सरकार एक बच्चे को कितना देगी? 80,000 रुपए देगी। कैसे देगी? सरकार ये देखेगी कि उसने जो कोचिंग वो करने वाला है उस कोचिंग की फीस कितनी है दिल्ली में। अगर कोई बच्चा 1.5 लाख की कोचिंग ज्वाइन करता है, सरकार वेरीफाई करेगी कि इसकी फीस 1.5 लाख तक नहीं। उसके बाद सरकार उसको 80,000 रुपए ट्रांसफर करेगी 2 किस्तों में। पहला किस्त 30,000, फिर किस्त 50,000। क्यों? क्योंकि ये देखा जाएगा कि बच्चा वाकई में कोचिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले 30,000 देने के बाद में कुछ दिन का गैप लिया जाएगा। यहां तक पिक्चर क्लियर है। अब इसमें सबसे मजे की बात और जो हमारा ऑब्जेक्शन इस स्कीम पे है, अच्छा इस स्कीम में 100 बच्चों को दिया जाएगा, यानी कि टोटल कितना है? जो 80 लाख रुपए सरकार जो है खर्च करेगी 1 साल में इस स्कीम पे। अब हमारा ऑब्जेक्शन किस पे है? यानी सरकार ने कह दिया कि ट्राइबल बच्चों को ये पैसे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? वो दिल्ली जाके ताकि कोचिंग कर सके। क्यों कर सके? ताकि और बच्चों के लिए के साथ वो खड़े हो सके एट पार कॉम्पिटिशन। लेकिन सरकार ने कहा है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा हम किन आदिवासी बच्चों को देंगे, उसमें है कि हम उन आदिवासी बच्चों को देंगे जिसमें 4 क्राइटेरिया लिखा गया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जिस आदिवासी बच्चे ने यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया होगा उसको हम कोचिंग करने के लिए पैसे देंगे। यानी जो बच्चा इंटरव्यू दे चुका है आप उसको कोचिंग करने के लिए पैसे देने वाले हैं। यानी आपने ये कहा कि हम दुकान खोलने के लिए तुमको लोन देंगे और सर्टिफिकेट क्राइटेरिया मांग रहा है कि दुकान का सर्टिफिकेट हमारे पास दो। आप गाड़ी चलाने के लिए उसको गाड़ी देना चाहते हैं और आप बोल रहे हैं योजना उसी को मिलेगा जिसके पास पहले से गाड़ी हो। ये इससे बड़ा फ्रॉड और इससे बड़ा ढकोसला कुछ नहीं हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि आदिवासी बच्चों को दिल्ली भेजेंगे कोचिंग करने के लिए और सबसे पहले उन आदिवासी बच्चों को भेजेंगे जो पहले ही यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका है। सेकेंड, उन बच्चों को देंगे जिसने पहले ही यूपीएससी का मेंस लिखा हो यानी प्रीलिम्स वो क्वालिफाइड है। थर्ड, जिसने जेपीएससी का इंटरव्यू दिया हो और फोर्थ, जिसने जेपीएससी का मेंस लिखा हो। तो कहने का यह मतलब है कि सरकार 80 लाख रुपए उनको देने वाली है जो पहले से कोचिंग कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा कोचिंग बिना किए निकल गया है, इंटरव्यू स्टेज तक गया या प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, इसका मतलब उसको पैसे की जरूरत नहीं है। तो हमारी मंशा है कि सरकार ने आखिर ऐसा क्यों किया होगा, ऐसी क्या मंशा है,
तो हमारा एलिगेशन है, सबसे पहला तो सरकार चूंकि हर एग्जाम यहाँ पर लीक हो रहा है, इसको लेके कोई एग्जाम कराने के मूड में नहीं है। उनका है कि जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया उनको पहले से दे दो। दूसरा, रिसर्च ये कहता है कि और इंडिया के पार्ट्स में जब भी ऐसे प्रोग्राम्स हुए हैं तो वहां पर बहुत बड़ा कोचिंग के साथ में गोरख धंधा हुआ है। मैंने बहुत रिसर्च किया इस पे, तो मैंने कई सारे इंस्टीट्यूशंस को पाया है। मैं बस आपको बता दूं, जैसे हमारे देश में टार्टी, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आदिवासी बच्चों के लिए, बाटी शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों के लिए, महाज्योति ओबीसी के लिए, सारथी भी ओबीसी के लिए, और जामिया मिलिया बहुत फेमस है कोचिंग देने के लिए। जामिया मिलिया हर साल 100 बच्चों को कोचिंग देती है, एसटी, एससी, ओबीसी और महिला। और ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट किस बेसिस पर सिलेक्शन करते हैं? अपना एक ओपन मेरिटोक्रेटिक एग्जाम कराते हैं, बच्चे एग्जाम देंगे, जो उस एग्जाम में क्वालिफाई करेगा उसको स्कॉलरशिप जो वो मिल जाएगा। बट इस सरकार ने डिसाइड किया है कि जो पहले से क्वालिफाइड है उसको हम देंगे। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्शन है। दूसरा ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि सरकार ने कहा है कि आदिवासी बच्चों को दिल्ली में कोचिंग करने के लिए पैसे दिए जाएंगे, लेकिन दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि वहां पर कोचिंग से ज्यादा लिविंग एक्सपेंसेस का खर्च आता है। तो हम सरकार से ये डिमांड करेंगे कि ये जो 80,000 रुपए दे रहे हैं, इसके साथ साथ में जो छात्र दिल्ली जाएंगे पढ़ने के लिए उनको मंथली स्टाइपेंड जो वो दिया जाए। तीसरा हमारा डिमांड है कि सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं, बहुत जल्दी सरकार ये ओबीसी, एससी या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुमेन के लिए भी इस योजना को जो है लागू करे। और हमारा एक सजेशन रहेगा गुजरात मॉडल का। गुजरात ने इसमें क्या किया है, अपना एक अलग इंस्टीट्यूट बनाया है जिसका नाम है सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उदाहरण के लिए हमारा क्या कहना है कि अगर सरकार इसमें 80 लाख रुपए खर्च कर रही है और अगर सरकार एटीआई या कोई ऐसे बिल्डिंग में खुद की कोचिंग की व्यवस्था करे और 80 लाख रुपए अगर वहां खर्च करेगी, तो एक महीने में एक टीचर की सैलरी होगी 5 लाख रुपए, जिससे हम कंट्री का बेस्ट प्रोफेसर ला सकते हैं। और अगर बेस्ट प्रोफेसर आ गया तो एक साल में 100 बच्चे नहीं, एक ही जगह पे 500 से ज्यादा बच्चों को कोचिंग जो है वो दी जा सकती है। और इसलिए हम सरकार को से डिमांड करते हैं, चमरा लिंडा जी से डिमांड करते हैं कि इसमें जो गड़बड़ियां हैं इसको वापस ले, इसमें सुधार करे, ताकि सही में जिन आदिवासी बच्चों को इसकी जरूरत है उन्हीं को इसका जो है लाभ मिले। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।